दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर कर्टन सिस्टम की हम बात करने वाले हैं जो बेसमेंट कार पार्किंग में इंस्टॉल किया जाता है। तो आज उसके बारे में हम बातें करेंगे। वाटर कर्टन सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन होता है, कितना वाटर कैपेसिटी आपको चाहिए, आपके पंप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और स्पेसिंग कितनी होती है, जो वाटर कर्टन के नोजल्स होते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर कर्टन सिस्टम का जो यूज होता है वो मेनली बेसमेंट कार पार्किंग में, जो हमारा बेसमेंट है उसको कंपार्टमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज पर एनबीसी 2016 जो है बेसमेंट कार पार्किंग का। तो सबसे पहले है कंपार्टमेंटेशन एंड जोनिंग। तो कंपार्टमेंटेशन एंड जोनिंग में जो रिक्वायरमेंट है, आपके जितने भी फ्लोर हैं उसकी कंपार्टमेंटेशन होनी चाहिए, जोनिंग होनी चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, मैंने एक कार पार्किंग का एक ड्राइंग लिया है। उसको जैसे यहाँ पे 8 जोन में डिवाइड किया गया है, 1 to 8। जितने भी कंपार्टमेंट हैं उसका एक डिफाइंड एरिया लिमिट होता है। आप जब एनबीसी का कंपार्टमेंटेशन वाले सेक्शन में जाएंगे पार्ट 4 में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना कितना एरिया का कंपार्टमेंट आप मैक्सिमम फॉर्म कर सकते हैं। जो मैक्सिमम कंपार्टमेंट साइज है फॉर स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड बेसमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, उसमें अभी हम सिर्फ बेसमेंट कार पार्किंग की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम कंपार्टमेंट साइज वो अलाउ है वो 3000 स्क्वायर मीटर का कंपार्टमेंट मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है, जो सिंगल कंपार्टमेंट होगा। लेकिन कुछ उसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने होने चाहिए। अगर आपका फ्लोर प्लेट का साइज, अगर आपके बेसमेंट कार पार्किंग का साइज जो है वो 3000 स्क्वायर मीटर से कम है, तो उस केस में आपको मिनिमम 2 कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। और जो 2 कंपार्टमेंट होंगे उसमें अगर 3000 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस केस में 2 कंपार्टमेंट आपको बनाने हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर फ्लोर प्लेट साइज 750 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस केस में ये मिनिमम 2 कंपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंगल कंपार्टमेंट भी फॉर्म रख सकते हैं, उसका सिंगल कंपार्टमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। तो अगर इसको हम कंक्लूड करें तो 3000 स्क्वायर मीटर से कम और 750 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है तो इस बीच वाले एरिया का अगर आपका बेसमेंट है तो उस केस में मिनिमम 2 कंपार्टमेंट आपको फॉर्म करना पड़ेगा। जो कंपार्टमेंटेशन का जो ऑप्शंस है, अब ये वाटर कर्टन की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो कंपार्टमेंटेशन के लिए जो ऑप्शन आपके पास है, एक तो ये है कि फायर वेरियर जो पैसिव मेथड है उसके थ्रू आप फॉर्म कर दें, जैसे कि फायर रेटेड वॉल होता है, डोर्स होते हैं, और उसके थ्रू आप फायर कंपार्टमेंट बना दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वाटर कर्टन के थ्रू कंपार्टमेंट फॉर्म करें। जैसे बेसमेंट कार पार्किंग में हमारे पास चैलेंज ये होता है कि हम वॉल से कंपार्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, उससे हमारा जो कार पार्किंग है उसका सेटअप जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम वाटर कर्टन यूज करते हैं वहां पे, या फिर दोनों का यूज कर सकते हैं। जहां जहां आप वॉल फॉर्म कर सकते हैं वॉल फॉर्म कीजिए, जो फायर रेटेड वॉल या डोर का यूज करते हुए आप फायर कंपार्टमेंट फॉर्म कीजिए, या फिर उसके साथ साथ आप वाटर कर्टेन जहाँ पे आपको लगता है कि फिजिबल नहीं है फायर रेटेड वॉल को इरेक्ट करना, तो वहाँ पे आप वाटर कर्टेन यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि फायर रेटेड वॉल आप क्रिएट कर सकते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन मकसद जो है यहाँ पे फायर रेटेड कंपार्टमेंट जो है वो फॉर्म करना है। बेसमेंट कार पार्किंग जो आपके बेसमेंट है उसको कंपार्टमेंट्स और जोन्स में डिवाइड करना है, और उसके लिए ये 2 ऑप्शन है, या दोनों का कंबाइंड ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि वाटर कर्टन सिस्टम का हम यूज बेसमेंट को कंपार्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं, जो बेसमेंट जो कार पार्किंग के लिए यूज हो रहा है।
तो उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, तो एक तो ऑटोमेटिक डिल्यूज सिस्टम उसमें लगा हुआ रहता है, जिसके जो पार्ट्स होते हैं वो डिल्यूज वॉल्व होते हैं उसमें लगे हुए, और पाइपिंग नेटवर्क होता है, वाटर कर्टेन नोजल्स होते हैं, और इन सब को डिजाइन किया जाता है ताकि बेसमेंट कंपार्टमेंट को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। अब सिस्टम ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जो सिस्टम ऑपरेट कैसे होगा, जो वाटर कर्टेन आपने इंस्टॉल किया है वो ऑपरेट कैसे होता है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक तो आपके पास सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर कंफर्म फायर है, फायर का अगर डिटेक्शन होता है, तो उस केस में ऑटोमेटिक वाटर कर्टेन स्टार्ट हो जाए, चल जाए उस पर्टिकुलर जोन का। फ्लो स्विच अगर ऑपरेट हो रहा है तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली जो आपका वाटर कर्टेन सिस्टम है उस पर्टिकुलर जोन का वो ऑपरेट हो जाना चाहिए। साथ साथ आपके पास आपने देखा होगा कि एक इमरजेंसी स्विच भी लगा हुआ रहता है, इमरजेंसी स्विच के लिए एक नॉब लगा हुआ रहता है डिल्यूज वॉल्व के पास। आप जब मैनुअली उसको ऑपरेट करेंगे तो उससे भी आप वाटर कर्टेन फॉर्म कर सकते हैं और कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। साथ साथ अगर मैनुअल कॉल पॉइंट आपके उस कंपार्टमेंट में लगा हुआ है, उस जोन में लगा हुआ है, तो आप जब मैनुअल कॉल पॉइंट को ऑपरेट करेंगे तो भी वाटर कर्टेन ऑपरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो वाटर कर्टेन का ऑपरेशन हो गया और उसके साथ साथ आपने कंपार्टमेंट भी बना दिया, लेकिन एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं या जोन क्रिएट करते हैं बेसमेंट में, तो हमें वेंटिलेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ता है। और वेंटिलेशन सिस्टम उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमें वेंटिलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उस पर्टिकुलर जितने भी आपने जोन फॉर्म किए हैं सभी जोन का सेपरेट। अब वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स जो है जो बेसमेंट कंपार्टमेंट में होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी कंपार्टमेंट हैं उनका अपना डेडिकेटेड मेकअप एयर फैंस और एग्जॉस्ट एयर फैंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जोन में आपका मेकअप एयर फैन लगा हुआ है, दूसरे जोन में आपके एग्जॉस्ट एयर फैन लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक जोन का सेपरेट वो डिजाइन करना पड़ेगा वेंटिलेशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कोई बेसमेंट है जिसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब देखेंगे कि हर एक जोन में एग्जॉस्ट एयर की फैसिलिटी, सप्लाई एयर की फैसिलिटी सेपरेट सेपरेट प्रोवाइड की गई है। और ये जो है इसकी जो पोजिशनिंग होती है वो भी उसी पर्टिकुलर जोन में कंपार्टमेंट में अवेलेबल होगी, चाहे सप्लाई मेकअप एयर की आप बात करें या एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें। इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्मोक कंट्रोल है आपका ईच कंपार्टमेंट का इंश्योर आप कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक जोन में हमारा सेपरेट डेडिकेटेड स्मोक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। कोई भी क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, चाहे एक जोन से दूसरे जोन के स्मोक मिक्स हो रहे हैं या फिर फायर के दौरान जो टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्रॉस कॉन्टेमिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। साथ साथ फायर सेफ्टी और इवैक्यूएशन कंडीशंस जो है, जो आपका फायर अफेक्टेड जोन है जहां पे आपका ऑपरेट हुआ है वाटर कर्टन सिस्टम, वो मेंटेन रहेगा। अब हम आ जाते हैं डिजाइन रिक्वायरमेंट पे, और यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस यूज किया है वो नेशनल बिल्डिंग कोड है, साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड 15105 का लिया हुआ है। तो स्प्रिंकलर टाइप किस तरह का होता है, ओपन टाइप का नोजल्स होते हैं और नोजल का जो के फैक्टर होता है वो 23 होता है, K23 टाइप का ओपन टाइप नोजल होता है जो कंटिन्यूअस ब्लैंकेट फॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस लोकेशन को लेके नहीं है, कहीं पे भी ये अप्लाई किया जा सकता है जहां पे भी फायर सेपरेशन की बात आप कर रहे हैं। ध्यान रहे मैं यहाँ फायर सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फायर सेपरेशन जहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब जो कंपार्टमेंटेशन फॉर्म करने की बात है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और डिस्चार्ज रेट जो है पर ओपनिंग लेंथ, अब डिस्चार्ज रेट निकाला जाता है पर ओपनिंग लेंथ पे, तो मिनिमम 35 लीटर पर मिनट पर लीनियर मीटर ऑफ प्रोटेक्टेड ओपनिंग जो है आपकी, मतलब आपका जो वाटर कर्टन सिस्टम का जो पाइपिंग है जिसमें आपने ओपन नोजल लगाए हुए हैं, पर मीटर जो है 35 लीटर पर मिनट वाटर सप्लाई आपको चाहिए।
डिस्चार्ज रेट जो है, डिस्चार्ज रेट जैसा आपको पता है कि अगर हम K23 ओपन टाइप नोजल की हम बात करते हैं तो उसका जो डिस्चार्ज रेट होता है वो 60 to 80 लीटर पर मिनट 1.4 बार प्रेशर पे होता है। और एग्जैक्ट डिस्चार्ज के बेसिस पे हम स्पेसिंग फिर इंश्योर करते हैं, और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो 2.5 मीटर हो सकता है। मतलब दो नोजल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम 2.5 मीटर तक हो सकती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब वाटर सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हमें हाइड्रेंट स्प्रिंकलर, आपने जो टेबल 7 के अकॉर्डिंग अगर आपने फायर फाइटिंग सिस्टम डिजाइन किया है तो उसमें हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर के वाटर रिक्वायरमेंट उसमें इंक्लूड होते हैं, ना कि वाटर कर्टेन के। अगर आपके बिल्डिंग में वाटर कर्टेन आपने यूज किया है, बेसमेंट में आपने वाटर कर्टेन लगाया हुआ है सिस्टम, तो उस केस में आपको एडिशनल वाटर स्टोरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी वाटर कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 60 मिनट वाटर कर्टेन के डिमांड को फुलफिल कर पाए। मतलब 60 मिनट तक की कैपेसिटी वाटर कर्टेन में जितना लगेगा उतना आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो डिमांड है वो कंसीडर किया जाता है लार्जेस्ट कंपार्टमेंट जो पेरीमीटर इन द बेसमेंट है उस पे। मतलब आपके बेसमेंट में अगर 4 जोन फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें से सबसे बड़ा जो जोन होगा उस उस जोन के अकॉर्डिंग आप वाटर का जो डिमांड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लास्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल देके कंप्लीट कैलकुलेशन करके समझाया हुआ है। तो अभी जो बताया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब मैं एग्जांपल में आपको कंप्लीटली डिजाइन करके बताऊंगा, जो रिक्वायरमेंट है वो सब कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जो वाटर कर्टेन की जो फ्लो होती है, ये हमारे जो मेन इंस्टॉलेशन डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है। वाटर सप्लाई अरेंजमेंट जो होगा, जो वाटर कर्टेन नोजल्स जो वाटर कर्टेन नोजल्स के लिए जो वाटर चाहिए वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू होता है। तो वाटर कर्टेन सिस्टम के लिए आपको इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पंप इंस्टॉल करना पड़ेगा। एड ऑन में आप जॉकी पंप रख सकते हैं, ताकि अगर आपका जो चार्ज पार्ट जो है वाटर कर्टेन का, उसमें अगर थोड़ा बहुत माइनर कहीं पे प्रेशर लॉस होते हैं तो उसको जॉकी टेकल कर ले। अदरवाइज आपको इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पंप इसकी रिक्वायरमेंट है वाटर कर्टेन सिस्टम के लिए। और पंप की जो फ्लो है और हेड है वो एडिक्वेट होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और डेडिकेटेड होना चाहिए सिर्फ वाटर कर्टेन ऑपरेशन के लिए। वाटर कर्टेन सिस्टम के लिए डेडिकेटेड हेड और फ्लो वाला इलेक्ट्रिकल पंप आपको लगाना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसका सेपरेट पाइपिंग और राइजर नेटवर्क के थ्रू होगा, ये किसी के साथ मिक्स नहीं करेगा। वाटर कर्टेन सिस्टम का सारे पाइपिंग और राइजर्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि लास्ट में मैं एग्जांपल एक शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। अब आप ये देखिए कि एक बेसमेंट कार पार्किंग है, वो 3 जोन में डिवाइडेड है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो इसमें सबसे बड़ा जोन कौन सा है? जोन 2 है, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है। तो सबसे बड़ा जो सबसे लॉन्गेस्ट जो पेरीमीटर है, अब आप देख पा रहे हैं कि जोन 2 का है। ये 2 है जिसमें हमें वाटर कर्टन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा ये है कि बेसमेंट कार पार्किंग है, जोन 2 जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट पेरीफेरी है। तो हमें जोन टू का सिस्टम डिजाइन करना है, जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो फायर रेटेड वॉल से कवर है, और रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो है उसके लिए हमें वाटर कर्टन सिस्टम डिजाइन करना है, ताकि हम जो जोन कंपार्टमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर पाएं। और जोन बाउंड्री जो है
जिसके लिए हम वाटर कर्टन सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं, तो उसकी जो मेजरमेंट है वो 20 मीटर, सबसे बड़ी वाले की 20 मीटर है और छोटे वाले की 10 मीटर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 मीटर लॉन्ग वॉल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो 20 मीटर लॉन्ग वॉल के लिए जो हमें फ्लो रिक्वायरमेंट है, जैसे पर लीनियर मीटर 35 लीटर पर मिनट पर मीटर हमें रिक्वायरमेंट था, 35 लीटर पर मिनट पर लीनियर मीटर हमें रिक्वायरमेंट था। तो 20 मीटर के लिए 35 इंटू 20 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 700 LPM आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा लाइन है वो ये कह रहा है कि ईच स्प्रिंकलर डिस्चार्ज कितना कर रहा है, 60 to 80 LPM करता है, तो यहाँ पे हम 60 ले लेते हैं। तो 700 LPM हमारा वाटर रिक्वायरमेंट था, और उसमें से हमने क्या किया 60, क्योंकि हमारे 60 एक नोजल जो होगा स्प्रिंकलर नोजल, वो जो ओपन टाइप का नोजल हम लगाते हैं वाटर कर्टन में, उसका जो एक का डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, 60 लीटर के आसपास होगा। तो 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंकलर हेड कितना आ गया, 20। तो अबाउट 20 स्प्रिंकलर्स हमें रिक्वायर्ड है 20 मीटर लॉन्ग वॉल के लिए। ये वाटर वॉल की हम बात कर रहे हैं, कर्टेन वाले वॉल की बात कर रहे हैं जो हम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, अब स्पेसिंग निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि 20 मीटर लॉन्ग वॉल है और नंबर ऑफ स्प्रिंकलर हमारे कितने हो गए 12, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ गया, 1.7 मीटर के स्पेसिंग पे हम 12 स्प्रिंकलर 20 मीटर लॉन्ग वाला जो साइड है वहां पे लगेगा। अब दूसरा ले लेते हैं, 10 मीटर लॉन्ग वॉल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो 10 इंटू 35 लीटर पर मिनट पर लीनियर मीटर था, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वाटर कितना, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है पर लीटर पर मिनट, वो 350 आ गए, 350 LPM आ गया। अब इस स्प्रिंकलर के लिए फिर अगेन 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 350 को, तो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर आ गया 6 अप्रोक्स आएगा इसमें, तो अबाउट 6 स्प्रिंकलर्स हमें जरूरत है यहाँ पे जो 10 मीटर लॉन्ग वॉल है उसमें लगाने के लिए। अब स्पेसिंग की हम बात करते हैं, तो 10 मीटर लॉन्ग वॉल है और हमारे पास नंबर ऑफ स्प्रिंकलर हेड कितने हैं, 6 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 हमने कर दिया, तो ये भी आएगा 1.7 मीटर के आसपास। तो 1.7 मीटर के स्पेसिंग में हम क्या करेंगे, जो 20 मीटर लॉन्ग वॉल है उसमें 12 स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे, और जो 10 मीटर लॉन्ग वॉल है उसमें भी 1.7 मीटर के स्पेसिंग पे 6 स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे। अब आ जाते हैं कि रिक्वायर्ड वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई, जो वाटर डिमांड है वो कितना होना चाहिए आपके पास। तो वाटर डिमांड हमारे कितने थे, पहले वाले में 20 मीटर लॉन्ग वॉल में कितना चाहिए था 700 LPM, और 10 मीटर लॉन्ग वॉल में कितना चाहिए था हमें 350 LPM। तो टोटल हो गया आपका कितना 1050 LPM, 1050 LPM। और इसको क्योंकि हमें 60 मिनट का वाटर सप्लाई चाहिए, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पार्ट रिक्वायरमेंट में देखा था, तो 60 को 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1050 को 1050 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो पानी कितना चाहिए 63,000 लीटर्स हमें चाहिए एटलीस्ट। जो वाटर डिमांड कितने हो गए हमारे 63,000 लीटर्स। अब पंप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, पंप की कैपेसिटी, क्योंकि 20 मीटर लॉन्ग वॉल में आपको 700 LPM और 350 LPM चाहिए आपको 10 मीटर लॉन्ग वॉल में, तो उस केस के लिए अब आपके पास जो टोटल लीटर पर मिनट आ गया वो 1050 लीटर पर मिनट आपको वाटर डिमांड जो है आपका, मतलब पंप की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 1050 LPM वाटर सप्लाई कर पाए। तो इससे आपको पता चल गया कि आपको वाटर डिमांड कितना है, पंप की कैपेसिटी कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स आपको लगाने हैं, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी। अगर ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो कि कितना जोन जो बनाना है उसमें कितना लंबा आपको वॉल फॉर्म करना है, कितना लंबा वाटर कर्टन सिस्टम का जो वाटर कर्टन सिस्टम का वॉल जो आप फॉर्म कर रहे हो वो कितना लंबा है, तो इन सब डेटा को देखते हुए आप इतना चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्प्रिंकलर, स्पेसिंग, वाटर डिमांड,
एंड पंप की कैपेसिटी। उम्मीद है आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा वाटर की कर्टन सिस्टम किस तरह से डिजाइन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय MK। थैंक यू वंस अगेन।